नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में ऐसे प्रश्नों का भी समावेश किया जाता है जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों, इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक समस्या होती है नोट्स की। या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आसान भाषा में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि गलती कहाँ हो रही है और उस गलती का सुधार कैसे करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करेंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन कंटेंट को फॉलो करते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो हमारे बैचेज होंगी वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ होंगी। इटमीन से एक बार एडमिशन लेंगे तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हमारी जो क्लासेस हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो एडमिशन की फीस जो है वो काफी कम रखी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या इनकेस अगर जो वहां से नहीं परचेज कर रहे हैं तो मैं आपको फीस बता देता हूँ। मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो सिंपली दोस्तों, आपको अपनी फीस इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ। और दोस्तों, हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, सेशन शुरू हो उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि आप लोगों की जो परीक्षा है, मैं बात कर रहा हूँ यूपी टीजीटी और पीजीटी की, ये परीक्षा दोस्तों जल्द ही होने की संभावना दिख रही है। तो जो लोग भी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो ईमानदारी से लग जाइए। और अब आपको क्या करना है कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए तैयार रहना है। और इसका रीजन दोस्तों यही है कि कैबिनेट मीटिंग हुआ था और उसमें बहुत जल्दी बहुत सारे निर्णय लिए जा चुके हैं और हो सकता है कि आपकी परीक्षा जल्दी हो जाए। इसके बहुत सारे चांसेस दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया है वो ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहे, और जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है वो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा। पहला प्रश्न ये है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में सुनिश्चित करता है। तो जो एकाधिकृत प्रतियोगिता होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में क्या निश्चित करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप डी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एकाधिकृत प्रतियोगिता का मतलब ये होता है कि जो विक्रेता है ना वो अकेला है, या जो उत्पादक है, उत्पादक जो है वो अकेला है। और ये किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है जो उत्पादक क्या है,
अकेला है, ठीक है? ये किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है जो ये ये किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है जिस वस्तु का उत्पादन कोई और नहीं कर रहा है। मतलब ये एक ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है जो केवल और केवल यही कर रहा है। इस प्रकार की वस्तु किसी दूसरे के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है। तो जो अकेला उत्पादक होगा वो हमेशा यही चाहेगा कि हमको क्या करना है, हमको अपनी वस्तु की कीमत ज्यादा रखनी है और न्यून उत्पादन करना है, कम उत्पादन करना है। जैसे हम अपनी कीमत को अगर जो ज्यादा रखेंगे तो हमें लाभ ज्यादा मिलेगा, और उत्पादन अगर जो कम रखेंगे तो किसी वस्तु की मांग ज्यादा होगी और उत्पादन कम करेंगे अर्थात पूर्ति कम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे वस्तु की कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, अर्थात हमें ज्यादा कीमत पे प्रोडक्ट मिलने लगेंगे। तो जितने ज्यादा कीमत पे हमारे प्रोडक्ट बिकने लगेंगे, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी एकाधिकारी के लिए यदि कीमत 16 तथा मांग किलो 4 हो तो सीमांत आय क्या होगी? चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है? सोनी शर्मा जी, प्रीति सिंह जी, सुंदरी कुमारी जी, सुनील जी, रत्नेश जी, प्रदीप जी, प्रीति जी, नसीम फातिमा जी, सुनीता तिवारी जी, मीनू यादव जी, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो सबका नाम शायद मैं न ले पाऊं। चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं अगेन कि किसी एकाधिकारी के लिए कि यदि कीमत 16 तथा मांग किलो 4 हो तो सीमांत आय होगी। तो क्या होता है फार्मूला भैया? फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, तो जरूर पढ़ा होगा कि एम आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर ब्रैकेट में 1 - ई। और ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये क्या पूछ रहा है, ये यही एम आर ही तो पूछ रहा है ना, अर्थात सीमांत आय ही तो पूछ रहा है, एम आर को ही पूछ रहा है ना। और ए आर कितना दिया गया है, अर्थात कीमत कितना दिया गया है, ये दिया गया है 16। तो 16 इंटू मांग की लोच अर्थात ई का मान क्या दिया गया है, 4। ए आर इज इक्वल टू कितना कितना ये दिया है, 16 दिया है, और ई का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। चलिए पुट करते हैं, 1 - 1 अपान ई की जगह पे हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 4 करने 4, 4 में से 1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/4। ठीक है, 3/4 हो गया, तो 4 चौको 16, 4, यानी एम आर का मान तो 12 आ रहा है भैया। एम आर का मान तो 12 आ रहा है ना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना, इसको 4 तिहाई 12, और ऑप्शन में 12 दिया ही नहीं गया है, तो एक ऑप्शन पुट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई, जो इसका उत्तर होगा वो 12 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि आयोग के द्वारा जो उत्तर माना गया था इस प्रश्न का, वो माना गया था 3/4। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आयोग जो माना है उत्तर, वो ऑप्शन नंबर बी माना है, 3/4 माना है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, या जितने लोग भी 3/4 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 कैसे हो जाएगा भाई, नहीं होगा ना, ये 4 गुणा 3 12 भी तो हो जाएगा ना। इस बात को समझते रहिएगा। अगला प्रश्न कि रैखिक मांग फलन के संदर्भ में जब किसी फर्म का कुल आय वक्र अधिकतम की ओर अग्रसर होता है तो कीमत पर क्या असर पड़ता है? चलिए, कीमत पे क्या असर पड़ेगा भाई? बिल्कुल ठीक है, रैखिक मांग फलन के बारे में अगर जो आपने पढ़ा होगा तो इस बात को आसानी से आप जानते होंगे कि रैखिक मांग फलन के अंतर्गत जब किसी फर्म की कुल आय वक्र महत्तम होती है या महत्तम की ओर अग्रसर होती है, तो ऐसी स्थिति में कीमत क्या होता है, निरंतर गिरता हुआ होता है, क्योंकि फर्म की कुल आय और कीमत में क्या होता है दोस्तों, विपरीत संबंध देखने को मिलता है। तो सॉरी, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। रैखिक मांग फलन की अवधारणा अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इसी रैखिक मांग फलन की अवधारणा के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर जो फर्म का कुल आय वक्र अधिकतम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कीमत स्तर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं
सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतने सारे लोग जुड़े हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा शेयर भी जरूर किया करिए। अगला प्रश्न ये रहा कि यदि कीमत में वृद्धि के पश्चात वस्तु पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच कैसी होगी? ये ठंडे दिमाग से प्रश्न को देखना है। ठंडे दिमाग से इस प्रश्न को देखना है कि यदि कीमत में वृद्धि, यानी कीमत में वृद्धि हो रही है, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि वस्तु पे होने वाला व्यय बढ़ जा रहा है। तो कीमत में भैया जब वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि वस्तु पर आप व्यय ज्यादा करेंगे, करेंगे ना करेंगे? तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग की लोच क्या हो जाएगी सर? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, इकाई से कम हो जाएगी। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा कि यदि कीमत में वृद्धि के पश्चात वस्तु में होने वाला व्यय बढ़ जाएगा तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई से कम होगी। ये किस वस्तु की बात कर रहा है? क्या ये सामान्य वस्तु की बात कर रहा है या क्या ये विलासिता की वस्तु की बात कर रहा है? विलासिता की वस्तु की बात कर रहा है? कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो देखिए, विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, इकाई से ज्यादा होता है कि जब आपकी आय बढ़ती है उससे ज्यादा आप क्या करते हैं, विलासिता की वस्तुओं पे व्यय करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपली बस ये पूछा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत वृद्धि के पश्चात, मतलब उसका कीमत बढ़ गया, उसके बाद वस्तु पे होने वाला व्यय भी बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, मांग की लोच इसकी क्या हो जाएगी, इकाई से कम हो जाएगी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सामान्य वस्तु की प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि कॉब डगलस उत्पादन फलन में साधन के मध्य स्थापन की लोच होती है। चलिए भैया, कॉब डगलस उत्पादन फलन की बात हो रही है। कॉब डगलस उत्पादन फलन में साधनों के मध्य स्थापन की लोच होती है। कैसी होती है भाई? चलिए, ज्योति जी, मीनू जी, अदी सिंह जी, नीलम जी, दीक्षा सिंह जी, तस्नीम खान जी, चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कॉब डगलस उत्पादन फलन में स्थापन की जो लोच होती है सर, वो क्या होती है? वो होती है इकाई के बराबर। क्यों होती है? क्योंकि कॉब डगलस उत्पादन फलन के अंतर्गत कहा गया है कि उत्पादन के दो तत्व हैं। किसी भी वस्तु का अगर जो उत्पादन होता है तो उसमें श्रम लगता है और पूंजी लगता है। श्रम का जो भाग लगता है वो 3/4 लगता है और पूंजी का भाग जो लगता है वो 1/4 लगता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में ये 1 हो जाएगा। अर्थात कॉब डगलस उत्पादन फलन में साधनों के मध्य स्थापन की लोच जो होती है वो इकाई के बराबर हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग क्या सूचित करता है? क्या सूचित करता है भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग सूचित करता है, क्या बताता है भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग जो है वो हमें ये बताता है कि अन्य बातें समान हैं। जैसे आप अलग अलग अर्थशास्त्रियों की थियरी को पढ़ते हैं ना, तो वो बताते हैं ना कि अन्य बातें समान हैं, लेकिन अगर जो कीमतों में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की आय पर क्या असर पड़ेगा, या अलग अलग मान्यताओं को देखते हैं तो वहां पे देखते हैं अन्य बातें समान है। तो ये जो अन्य बातें समान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसके लिए आप सेटेरिस पैरिबस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि अन्य बातें समान है और वस्तुओं की इकाइयां क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जैसे
सेशन होने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगला, कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत जड़ता की व्याख्या करने के लिए कोनेदार वक्र का प्रयोग किया? अब ये जो पुराने वाले होंगे वो कहेंगे क्या सर बच्चों वाला प्रश्न ला दिए। आपके लिए होगा बच्चों वाला, लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोनेदार वक्र या क्या क्या बोलते हैं दोस्तों इस थियरी को, विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा। विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा अर्थ अल्पाधिकार के संदर्भ में जो दिया था वो किसने दिया था, वो पाल स्वीजी साहब ने दिया था। जो वक्र उन्होंने बताया था तो कहा था कि जो ऊपर वाला वक्र होगा वो क्या होगा, लोचदार होगा, और जो नीचे वाला वक्र होगा वो क्या होगा, बेलोचदार होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए बोल रहे हैं ना, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और ये सिद्धांत क्या बताता है कि अल्पाधिकारी जिस मांग वक्र का सामना करता है उसमें वर्तमान कीमत स्तर पे क्या होता है, विकुंचन होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिन जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, बार बार कॉल करने से कुछ नहीं होता। जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो फिर बहुत सारे लोग, देखिए जहां आपने फीस पेमेंट किया है इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। अभी जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, वहां आप सुचारू रूप से सारी क्लासेस देख सकते हैं। आप फीस पेमेंट कर दिए होंगे तो 5 मिनट के अंदर आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि लर्नर के एकाधिकारी शक्ति के सूचकांक को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है, सभी लोग यही बोल रहे हैं क्या, इतने सारे लोग ये बोल रहे हैं कि P माइनस एम सी अपान पी। पी क्या इंडिकेट करता है भैया, पी क्या इंडिकेट करता है, पी क्या इंडिकेट करता है, कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं, देखिए दोस्तों ए आर इज इक्वल टू पी होता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, कीमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कीमत बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे आपके दिया रहता है ए आर ए आर माइनस एम सी अपान ए आर। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें ए आर क्या है, ए आर जो है इसमें सीमांत लागत है। तो अर्थात सीमांत लागत जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है कीमत के। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था सर, कमेंट करके बताएंगे क्या आप मुझे, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया। तो आई होप कि सबको पता होगा, सबको पता होगा, सबको पता होगा। क्या पता होगा, तो भैया पता होगा जेबी क्लार्क साहब, ठीक है, जेबी क्लार्क साहब। वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो दिया गया था वो जेबी क्लार्क के द्वारा दिया गया था। और जेबी क्लार्क ने क्या कहा, जेबी क्लार्क ने ये कहा कि अगर जो आपको अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में क्या करनी चाहिए, ध्यान से, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सब गलत होंगे। इन्होंने कहा था कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। क्यों बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमें यही तो बताता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों का जो पारितोषिक होता है उसे उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पे पारितोषिक दिया जाता है। अर्थात उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पे क्या होता है,
कीमत का निर्धारण होता है। तो श्रमिकों की अगर जो सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी दोस्तों, तो उनके रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमें ये बताता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों का पारितोषिक उसके सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जेबी क्लार्क साहब अपने वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में ये बताते हैं कि अगर जो हमको रोजगार बढ़ाना है ना भैया, तो हमको श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि करनी पड़ेगी, ये मजदूरी घटानी पड़ेगी। पीगू साहब कहते हैं, ठीक है, पीगू साहब कहते हैं, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर जो भैया अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर बेहतर करना है, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय किसके समान होती है। चलिए भैया बताइए। बताइए सर। ऑप्शन नंबर, ये कंफ्यूज करता है, किसे जोड़ा जाएगा किसे घटाया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा भाई। बिल्कुल ठीक है। तो सभी साधनों के भुगतान के जोड़ में अप्रत्यक्ष कर की रकम को भी जोड़ दिया जाएगा और उपादानों की रकम को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों, जब ये ब्रैकेट में देता है तो इसमें क्या होता है, इसमें अप्रत्यक्ष कर को क्या किया जाता है, यहाँ पे माइनस दे देता है और उपादान जो सब्सिडी होता है उसको प्लस दे देता है। तो इस ट्रिक को भी समझिएगा, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। तो सीधी सीधी बात याद रखिए कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में बाजार मूल्य पे राष्ट्रीय आय क्या होती है, बाजार मूल्य पे जो राष्ट्रीय आय होती है, इसमें सभी साधनों के भुगतान को के जोड़ में अप्रत्यक्ष कर की रकम को जोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं, उपादानों की रकम को घटा देते हैं, अर्थात सब्सिडी को घटा देते हैं। अगला अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए दीपिका सिंह जी, गुड इवनिंग, समय से क्लास ज्वाइन किया करिए। आप लोगों की क्लास जो होती है वो 7:10 से लाइव में आ जाता हूँ, 7:10 पे मैं किसी भी कंडीशन पे क्या होता है, लाइव आ जाता हूँ। क्या उत्तर होगा भाई, कि नीचे दिए हुए आरेख में उपभोग फलन प्रदर्शित किया गया है, इसके लिए कौन सी बातें ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सी थियरी है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप ये बोल रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होता है। और ये थियरी हमें क्या बताती है, ये थियरी हमें यही बताती है ना कि जब आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, तो आय में उत्तरोत्तर जैसे जैसे वृद्धि होती है, आय में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे उपभोग पर होने वाला व्यय जो है वो गिरती हुई अवस्था में बढ़ता है। ठीक है, मतलब आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होने से जो उपभोग है वो गिरती हुई अवस्था में आगे बढ़ता है। तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ये जो उपभोग फलन हमें बता रहा है ग्राफ के माध्यम से, वो यही बता रहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग में भी वृद्धि हो रहा है, लेकिन गिरते हुए क्रम में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक बिंदु पे औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से क्या होने वाला है, अधिक होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि सामर्थ्य, देखिए अब ऐसे प्रश्नों के लिए ही आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है दोस्तों। जो अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा है, अगर जो जिन लोगों को इसके कॉन्सेप्ट पता होंगे वो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, और जिनको नहीं पता होगा वो समझ ही नहीं पाएगा कि बात क्या हो रही थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सामर्थ्य उत्पाद अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता से निर्धारित होती है, जो निर्भर करता है। सामर्थ्य उत्पाद मतलब
एक अर्थव्यवस्था का कितना सामर्थ्य है भैया, वो कितना उत्पादन कर पाएगा, ये बात किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक अर्थव्यवस्था कितना उत्पादन करेगा, ये बात किस चीज पे डिपेंड करेगा भैया? तो आप कहेंगे कि देखिए सर जी, उस देश में पूंजी कितनी है हम ये देखेंगे, उस देश में श्रम कितना है हम ये देखेंगे, उस देश में भूमि कितनी है, अर्थात उस देश में उत्पादन के साधन कितने हैं। और अगर जो उत्पादन के साधन हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों की कार्य क्षमता बेहतर है कि नहीं है, ये कार्य लोगों की कार्य क्षमता भी बेहतर होनी चाहिए। जैसे आप झारखंड में देखते हैं कि व्यापक पैमाने पे अभ्रक, लोहा और अन्य बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन वहां के लोगों के पास दोस्तों इतनी कुशलता नहीं है कि इस अभ्रक, इस लोहे को ठीक तरीके से वो क्या कर पाए, यूटिलाइज करके उत्पादन का स्तर बढ़ा पाए। तो ऐसी स्थिति में अगर जो वो कर पाते ऐसा, तो क्या होता, उत्पादन का स्तर बेहतर होता, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन का स्तर बेहतर नहीं है। तो एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता का निर्धारण जो होगा, वो इस बात से होगा कि उस अर्थव्यवस्था में पैसा कितना है, ठीक है, अर्थात पूंजी कितना है, श्रमिक कैसे हैं भैया, कार्य कुशल है कि नहीं है, या है कि नहीं है, और भूमि कितनी है, और अर्थव्यवस्था की प्राविधिक कार्य क्षमता क्या है। तो ये दोनों हो जाएगा। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, मानव पूंजी में विनियोग का संबंध है, ये प्रश्न आप गलत नहीं कर सकते हैं भैया, बिल्कुल। मानव पूंजी में विनियोग, जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आप पे पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर पूंजी लगा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप शिक्षित हो जाएं। जब शिक्षित हो जाएंगे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, जिससे आपको पैसा मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे परिवार वाले क्या करते हैं कि हमको शिक्षित करते हैं ताकि भविष्य में चल करके हम पैसा कमा सके। हमें प्रशिक्षण पर व्यय करना पड़ता है। आप टीजीटी पीजीटी की कोचिंग करते हैं ताकि आप बेहतर हो पाए, और आपकी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर जो आप शिक्षित रहेंगे और प्रशिक्षण के माध्यम से आपके पास अगर जो ज्ञान हो जाएगा और स्वास्थ्य आप अच्छा लेंगे, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में चल करके आप धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो ये क्या है, ये मानव में विनियोग है, अर्थात मानव पे इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, पैसा उस पे लगाते हैं ना, तो वही उसी तरीके से मानव से भी पैसा, मानव क्या हो सके, इनकम कर सके, भविष्य में पैसा कमा सके, इसके लिए भी मानव पे भी इन्वेस्टमेंट होता है। हम और आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम लोग भी अपने बच्चों पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यही मानव पूंजी है भैया, ठीक है। अगला, चलिए बिल्कुल ठीक है। करीमा सिंह यादव जी, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। नीलम कुमार जी कह रही है गोरखंड पीजीटी का रिजल्ट आ गया। ये गोरखंड कौन सा, गोरखंड कोई राज्य है क्या भाई? गोरखंड कौन सा राज्य है भाई, है कोई क्या? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ड्यूजेनबेरी द्वारा प्रतिपादित उपभोग फलन संकल्पना में जब आय में गिरावट आती है तो उपभोग में कमी दर उपभोग फलन की तुलना में कैसा होता है सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए ड्यूजेनबरी साहब ने बहुत अच्छी सी बात कही थी प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत। उन्होंने ये कहा कि देखिए जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है ना, तो उसी अनुपात में वो अपने व्यय में भी वृद्धि करेगा, ठीक है। अर्थात अगर तो किसी व्यक्ति की महीने की इनकम क्या हो जाएगी, 70,000 रुपए हो जाएगी, तो ये उपाय वो अपना लेगा कि इस पूरे 70,000 को कैसे व्यय करना है। लेकिन इन केस की अगले 2-3 महीने या 4 महीने या 6 महीने उसे इनकम न हो, उसे आय प्राप्त न हो,
तो ये जो 70,000 रुपए ये खर्च कर रहा है, तो अब अगर जो इसे एक पैसा भी नहीं मिल रहा है, अब इनकी इनकम अगर जो जीरो है, तो भी ये अपने उपभोग को जीरो नहीं कर सकता है। अर्थात जब आय में वृद्धि करते होता है, तो व्यक्ति अपने उपभोग को भी बढ़ा लेता है, लेकिन जब आय में कमी होती है, तो उसी अनुपात में व्यक्ति अपने उपभोग को नहीं घटा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और ड्यूजनबरी साहब ने कौन सा प्रभाव दिया था, प्रदर्शन प्रभाव दिया था। क्या कहा था कि एक व्यक्ति का जो उपभोग का स्तर होता है, वो क्या करता है, वो विकसित देशों के जो अल्प विकसित देश के लोग होते हैं, उनके उपभोग का स्तर विकसित देश के लोगों की लाइफस्टाइल के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमको विदेशी वस्तुएं पहननी है। जो विदेशी वस्तु पहन रहा है उसकी व्यवस्था अलग है, हमारी अलग है, लेकिन हम अपनी आय का बहुत बड़ा भाग क्या कर दे रहे हैं, दिखावे के चक्कर में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये यही बात ड्यूजनबरी साहब ने कहा था। अगला, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा भाई। अच्छा ठीक है, इस बात को सीरियस ना लीजिए, मुझे पता है कि आपने शायद लिखा होगा झारखंड, और गलती से वो गोरखखंड लिख दिया गया था, तो मुझे पता है कि शायद वो झारखंड ही आपने लिखा। कोई बात। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब होता है ना कि आप बस बोल दीजिए मोबाइल में वो लिख जाएगा, तो आप बोलते कुछ और है और वो लिखता कुछ और है। चलिए बताइए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है। चलिए नीलम कुमारी जी, इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस ना लीजिए, थोड़ा सा क्या करना है, हंसना भी जरूरी है जिंदगी में, है ना। क्या बोल रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर, त्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था भैया, बताइए। तो जितने भी महानुभाव क्या बोलेंगे, जितने भी महानुभाव बी बोलेंगे, सब के सब सही बोलेंगे। क्यों सही बोलेंगे, क्योंकि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन साहब के द्वारा दिया गया था, और इसको विकसित करने का श्रेय जो जाता है वो जेबी क्लार्क साहब को जाता है। और त्वरक में क्या होता है कि यह मांग की वृद्धि दर पे निर्भर करता है, ठीक है, मांग में वृद्धि दर पे निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक है। अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता होने पर ये क्या होता है, अधिक प्रबल होता है, बात बिल्कुल ठीक है। पूंजी क्षय दर बढ़ने से इसका मान भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। नहीं भैया, फिर रिसाव हो जाएगा, गलत हो जाएगा, घटेगा। यह मांग के स्तर पे निर्भर करता है, हाँ ये बात ठीक है। तो जितने भी महानुभाव भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन ने दिया था, विकसित किया जेबी क्लार्क ने। फिर गुणक भी याद आनी चाहिए, गुणक की अवधारणा रोजगार गुणक के रूप में आरिफ खान ने दिया था, विकसित किसने किया था, किन साहब ने, निवेश गुणक के रूप में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोग फलन के संदर्भ में अस्थायी आय की अवधारणा का उपयोग किया। थोड़ा आराम से करिए भाई। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर, सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास अगर जो आपकी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी जिम्मेदारी आपकी ही है कि नहीं है। कौन करेगा वीडियो को लाइक शेयर, आप नहीं करेंगे तो निवेदन है सभी लोगों से कि आप वीडियो को थोड़ा सा क्या किया करिए, लाइक किया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से, गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बहुत सारी विविधता देखने को मिल रही है, बहुत सारी विविधताएं देखने को मिल रही हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। फ्रीडमैन साहब बात करते हैं ना भैया अस्थाई आय परिकल्पना की, हाँ क्या बोलते हैं फ्रीडमैन साहब। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जितने लोग भी
डी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है भैया। ये बच्चों वाला प्रश्न है, एक बार नहीं अनेकों बार बताया था। बताइए कमेंट करके कि अस्थायी आय परिकल्पना के अंतर्गत फ्रीडमैन साहब ने क्या कहा था। क्या कहा था इन्होंने बताइए। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इतने दिन से क्लास कर रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि अस्थायी आय परिकल्पना के अंतर्गत ड्यूजेनबरी ने प्रदर्शन प्रभाव दिया था सर, है ना। अगला कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागत जन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों जैसे मुद्रास्फीति जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर मुद्रास्फीति क्या होती है। तो मुद्रास्फीति जिसे हम और आप कहते हैं महंगाई, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में जब महंगाई बढ़ जाती है तो इसे ही क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। अर्थात महंगाई का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतों में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारी मांग बढ़ जाती है और मांग के अनुरूप हमारी पूर्ति उतनी नहीं हो पाती है, अर्थात उत्पादन उतना नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो होती है वो होती है क्या, मांग जन्य मुद्रास्फीति, मांग जन्य मुद्रास्फीति, इसी की बात किन्स साहब बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है लागत जन्य मुद्रास्फीति, ठीक है, लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागत जन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। तो क्या होगा भैया, लागत जन्य मुद्रास्फीति कैसे उत्पन्न होगा। तो आप कहेंगे कि देखिए सर क्या होगा कि किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है और जो श्रमिक है वो कह रहा है कि हमारी मजदूरी बढ़ा दीजिए, हमारी मजदूरी बढ़ा दीजिए। पहले वो 10 रुपये मजदूरी ले रहा था, अब वो क्या कर रहा है, 12 रुपये मजदूरी ले रहा है। और क्यों मजदूरी ले रहा है, क्योंकि उसके जीवन की निर्वाह लागत जो है वो बढ़ रही है, महंगाई आ रही है, तो इसलिए तो वो क्या कर रहा है, मजदूर अपने मजदूर जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो अपने मालिक से कह रहा है भैया हमारी मजदूरी बढ़ा दीजिए, नहीं तो हमारा जीवन चल नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, मजदूरी बढ़ रही है, तो ये जो उत्पादक है, जो उद्यमी है, वो क्या कर रहा है कि उसके वस्तुओं की लागत बढ़ जा रही है। और जब लागत बढ़ जा रही है, उत्पादन लागत बढ़ जा रही है, तो वो क्या करेगा, महंगा बेचेगा कि नहीं बेचेगा, जरूर बेचेगा भैया। और मांग जन्य मुद्रास्फीति क्या होती है कि जब वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, और उसके अनुरूप क्या होता है, उत्पादन नहीं हो पाता है, पूर्ति नहीं हो पाता है, तो कम वस्तुएं मार्केट में होती हैं और उसकी मांग ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, क्या होता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, जिसकी बात किन्स साहब करते हैं। जैसे कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ और क्या होगा सर बताइए। बिल्कुल ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगा तो मांग भी होगा। एक समय था, आप अपने बचपन को याद करिए कि 80 रुपए से 100 रुपए का क्या मिलता था, सीमेंट की बोरी मिलती थी। आज मिलता है क्या 80 रुपए में सीमेंट की बोरी, मिलता है क्या, क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम क्या था, उस टाइम आप गांव में देखते थे तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, खपड़ेल या क्या बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार के मकान होते थे, मतलब कच्चे मकान होते थे जो ईंट से नहीं बने होते थे। लेकिन अब जा करके देखिए भैया, सबसे पहले पैसा हुआ तो ईटा खरीदेंगे, ईटा खरीदने के बाद सीमेंट खरीदेंगे। तो जब इतना ईटा इतना सीमेंट खरीदेंगे तो भैया कीमत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, क्यों नहीं बढ़ेगा। ये क्या है, मांग जन्य मुद्रास्फीति। क्या उत्तर होगा भाई। और ये सरकारी नौकरी की तैयारी जो लोग करते हैं, और सरकारी नौकरी अगर जो आपको मिल जाएगी तो फिर आप पूरा जीवन तो घर बनाने में ही लग जाएगा भाई, है ना। जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती है उसकी पहली चॉइस क्या होती है, यही तो होती है कि हमारे घर के बगल में, सॉरी, जहां हम रहते हैं उससे पास में जो भी अच्छा महानगर है, चाहे बनारस है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, वहां पे एक घर बनवाना है भैया। और उस घर बनवाने में जिंदगी भर स्ट्रगल भले से करना पड़े, लेकिन घर बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अर्थशास्त्र के छात्र हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि आप कहीं भी घर बनवा देंगे तो आने वाली जो आपकी पीढ़ी है वो कहेगी नहीं नहीं यहाँ पे हमको रहना ही नहीं है, ठीक है, वो दूसरे जगह बनवाने लगेगी घर। चलिए आगे मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ
कि हैरड के समृद्धि मॉडल में जी ए समृद्धि की वास्तविक दर को, जी डब्ल्यू समृद्धि के वांछित दर को और जी एन समृद्धि की प्राकृतिक दर को बताता है, तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति क्या होगी सर, बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा भाई? बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ललिता जी कह रही हैं सर, जब मेरी जॉब लगेगी तो माता रानी का मंदिर बना देंगे। ठीक है, माता रानी की मंदिर बना देंगे, ठीक है ना? लेकिन फिर भी निर्माण कार्य आप शुरू कराएंगे। माता रानी को मंदिर की जरूरत नहीं है ना? बस उनकी ठीक तरीके से अगर जो उनमें आस्था रखी जाए तो वही बहुत है ना? माता रानी खुला रहेंगी, उनको क्या मतलब एक घर में रखेंगे हम, ठीक है? वो तो सर्वत्र विद्यमान है। क्या क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि देखिए सर, संतुलन की अवस्था कब होगी? तो भैया यहाँ पे तो संतुलन की अवस्था तब होती है जब जी ए बराबर होता है जी एन और ये बराबर होता है जी ए के, ठीक है? तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि हैरड के समृद्धि मॉडल में जे ए समृद्धि की वास्तविक दर है, जी डब्ल्यू समृद्धि की वांछित दर है तथा जी एन समृद्धि की प्राकृतिक दर है। तो जब समृद्धि की वास्तविक दर, वांछित दर और प्राकृतिक दर तीनों बराबर हो जाता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाता है? अर्थव्यवस्था में संतुलन विद्यमान हो जाता है, जिसे दोस्तों स्वर्णिम अवस्था कहते हैं। कौन कहते हैं? हैरड डोमर मॉडल के अंतर्गत ये कहा गया। अगला, हैरड मॉडल में निवेश मांग निर्धारित होती है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल। थोड़ा आराम से करिए, गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा आराम से करिए सर, गलतियां हो रही हैं। सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सभी लोग सी बोलेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत करेगा। तो हैरड मॉडल में निवेश मांग क्या करता है? राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की दर से निर्धारित होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। और हैरड मॉडल में निवेश के कितने रूप बताए गए हैं सर? दो रूप बताए गए हैं। क्या होता है? निवेश से एक और अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता का सृजन होता है। निवेश जब किया जाता है तो एक तरफ क्या होता है? उत्पादन क्षमता बढ़ता है, और जो निवेश का पूर्ति पक्ष है वो दूसरी ओर निवेश से आय में वृद्धि के फलस्वरूप क्या करता है? मांग का सृजन करता है। अर्थात अगर जो क्या हो जाएगा, जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाएगा तो इससे लोगों की क्या होगी? निवेश किया जाएगा तो एक तरफ उत्पादन बढ़ेगा, अर्थात पूर्ति का स्तर बढ़ेगा, और वहीं दूसरी तरफ जब निवेश से लाभ मिलेगा तो लोगों के मांग में वृद्धि आ जाएगी, जिससे लोग क्या करेंगे कि वस्तुओं की मांग करेंगे, तो मांग वो पूर्ति क्या हो जाएगी? क्रियाशील हो जाएगी। तो जितने लोग भी राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और जब मांग व पूर्ति क्रियाशील हो जाएगी सर, तो इसका मतलब यह है कि उत्पादन का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा सर, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी। जब एक देश के उत्पादन में वृद्धि होता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना लाजमी सी बात है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा सर। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बार बार ये बात नहीं बोलता हूँ। मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ तो उसके पीछे एक तर्क होता है। और दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कम से कम दोस्तों 90% ऐसे चांस हैं कि आपकी परीक्षा जो है वो 2 से 3 महीने के तक का समय है आपके परीक्षा होने में। 90% ऐसी चांस है जो हो जाएगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के ऊपर भी क्या है ना दोस्तों कि वो है, प्रेशर है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी संभावना है कि आपकी परीक्षा जल्दी हो जाएगी।
तो ऐसी स्थिति में अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए भैया, मेहनत से शुरू कर दीजिए। अगर जो आप इस बार चूक जाएंगे तो फिर जिंदगी में इंतजार करना पड़ेगा, और जिंदगी में अगर जो केवल इंतजार करना पड़े तो फिर किस बात का जिंदगी भाई। ठीक है, इंतजार की भी एक सीमा होती है ना, ठीक है, इंतजार की भी एक सीमा होती है, इस बात को समझिए। तो ईमानदारी से लग जाइए। जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं वो बार बार क्लास को रिवाइज करके देखते रहिए। वहां पे जो भी नोट्स दिया जा रहा है उस नोट्स को पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते रहिए। प्रीवियस ईयर दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर को पढ़ते रहिए। करंट आपका मैं कवर करा दूंगा, सब कुछ कवर होने वाला है, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन की फीस केवल और केवल दोस्तों 2,000 रुपए है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। अगर जो टीजीटी पीजीटी में आप एडमिशन लेते हैं फिर ये वैकेंसी चली जाती है, फिर एलटी की वैकेंसी आती है या जीआईसी की वैकेंसी आती है, तो जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको अलग से कोई फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर जो वहां से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो सिंपली जो दोस्तों नीचे नंबर आ रहा है, यहाँ पे नीचे नंबर आ रहा है, अपनी फीस आपको पेमेंट करनी होगी गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, हर्षमैन बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अग्रगामी और पश्चगामी प्रभाव की बात कौन करता है सर? निवेश का अग्रगामी प्रभाव और निवेश का पश्चगामी प्रभाव, ये कौन बात करता है? हर्षमैन साहब करते हैं। किस थियरी के अंतर्गत? असंतुलित विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। क्या कहा था, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था ना भैया कि देखिए अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र में समान रूप से निवेश न करिए, क्योंकि श्रम और पूंजी सीमित मात्रा में हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं क्षेत्रों में आप निवेश करिए जिन क्षेत्रों में निवेश करके लाभ के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। बाद में जो क्षेत्र बच रहे हैं जब लाभ आप कमा लीजिए उसमें निवेश कर लीजिए। तो वह अर्थशास्त्री जिनके पीछे की, आगे की तथा कुल संबद्धताओं पर विशेष निवेश परियोजना के चुनाव के आधार के रूप में दिया जाता था, वो था दोस्तों हर्षमैन। मतलब अग्रगामी प्रभाव और पश्चगामी प्रभाव की बात बोलते हैं। अगला चलिए क्या उत्तर होगा भाई? कि आर्थिक विकास के संदर्भ में शुद्ध पूंजी निर्माण का अर्थ है, बिल्कुल ठीक है। हमारे कुछ छात्र जो हैं वो सिलेक्शन की गारंटी भी बांट रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कमेंट में। पांडे जी बोल रहे हैं कि पता नहीं किस, कोई है जो एग्जाम दिया था झारखंड का, 100% सिलेक्शन उसका बता रहे हैं भाई। लिए पांडे जी बता रहे हैं तो हो सकता है कि हो जाए, हो जाना चाहिए, जरूर होगा। मैं भी बोल रहा हूँ कि होगा। अगर जो आपने पेपर अच्छा किया होगा तो 100% सिलेक्शन होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि आर्थिक विकास के संदर्भ में शुद्ध पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है भाई? शुद्ध पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि आर्थिक विकास के संदर्भ में शुद्ध पूंजी निर्माण का अर्थ होता है कि भौतिक पूंजी में क्या हो रही है, शुद्ध रूप से वृद्धि होती है। देयर इज नो डाउट। भूमि भवन टिकाऊ यंत्र तथा विदेशी उधारियों में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। भौतिक पूंजी के उपयोग के लिए प्राप्त ज्ञान योग्यता तथा ट्रेनिंग में भी वृद्धि हो रहा है। तो भैया देखिए जब आप उत्पादन करेंगे ना तो आपको ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा क्या लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा। अटपटा नहीं है भैया, जब आप बड़े पैमाने पे उत्पादन करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको ऋण लेना ही पड़ेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जब आप क्या करते हैं, पूंजी का निर्माण करते हैं, जब आप अपने उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने के लिए कहीं इन्वेस्ट करते हैं
और बाद में चल के आपको सफलता प्राप्त होती है, तो आपको आय भी अर्जित होता है, ठीक है। साथ ही साथ में आपके ज्ञान, योग्यता और ट्रेनिंग में भी धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, वृद्धि देखने को मिलती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कम आय वाले देशों में छद्म बेरोजगारी के रूप में उपलब्ध श्रम पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। ये विचार किसने दिया भैया, किसने दिया? और जो लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं भैया? निवेदन है आप सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और पता नहीं क्यों आजकल यूट्यूब वैसे ही, जब मैं क्लास लेकर के उठता हूँ तो इतने सारे जितने लोग भी 2 घंटे क्लास देखे रहते हैं, फिर वो 0 व्यू दिखाने लगता है, मतलब क्लास कोई देखा ही नहीं। कुछ इस तरीके का यूट्यूब का आजकल पता नहीं क्या सिस्टम हो गया। तो जो देखेगा बाद में चल के क्लास, उसे लगेगा कि अरे 0 लोग देखे हैं, या 10 लोग देखे हैं, या 20 लोग, या 50 लोग, या 100 लोग। उनको क्या पता है कि यहाँ ज्ञानी है, यहाँ बहुत सारे ज्ञानी इकट्ठे हुए। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, क्या आप ठीक बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि कम आय वाले देश में छद्म बेरोजगारी के रूप में उपलब्ध श्रम पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। ये बात जो कही गई है वो कही गई है रॉबिन्सन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सपना सोनी जी, सर मेरी क्लास एप्लीकेशन पे नहीं चल रही है। सपना सोनी जी आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो कम आय वाले देशों में छद्म बेरोजगारी के रूप में उपलब्ध श्रम पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। ये बात किसने बताई? रॉबिन्स ने बताई। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि यदि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति मुद्रा का प्रयोग पहले की अपेक्षा ज्यादा तीव्रता से करने लगे तो मुद्रा का मान क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये तो बेहतरीन सा प्रश्न है, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे, ए बोल रहे हैं, बहुत सारी विविधता आ रही है भाई। देखिए, यदि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति मुद्रा का प्रयोग, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, अंतर्गत व्यक्ति मुद्रा का प्रयोग पहले की अपेक्षा ज्यादा तीव्रता से करने लगे तो मुद्रा का मान क्या होगा? अरे भैया, पहले की अपेक्षा ज्यादा तीव्रता से करे, मतलब उसी वस्तु के लिए अब वो ज्यादा मुद्रा दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मुद्रा का मान कम होगा ना भैया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टी इज इक्वल टू एम भी दोस्तों। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अगर जो मुद्रा का प्रयोग पहले की अपेक्षा ज्यादा तीव्रता से करने लगे, मतलब पहले कम मुद्रा त्यागता था, अब ज्यादा मुद्रा त्याग रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का मान क्या होगा भैया? कम होगा। जैसे कि बार बार बताते हैं कि बचपन में 10 रुपए में 40 गोलगप्पा मिलता था, अब 10 रुपए में क्या हो रहा है? केवल 4 गोलगप्पे मिल रहे हैं। तो पहले 10 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, अब 10 रुपए की वैल्यू कम हो गई है। पहले भी 10 रुपए लेके जाते थे, आज भी 10 रुपए लेके जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में पहले 40 गोलगप्पे मिलते थे, अब केवल 4 मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, मुद्रा की मांग ब्याज लोच अनंत, मुद्रा की मांग की ब्याज लोच अनंत होती है, किस बात का सूचक है? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है। हम्म, क्या उत्तर बोल रहे हैं?
मुद्रा की मांग ब्याज लोच के प्रति अनंत होती है। ये किस बात को प्रदर्शित करता है, बेसिकली आपको ये बताना है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? समझ में आई? विकास जी, सुमन शर्मा जी, नीलम जी, सोनी जी, तस्नीम जी, पूजा मिश्रा जी, प्रीति सिंह जी, अक्षय जी, राजकुमार जी, अदिति सिंह जी, अरुणिमा तिवारी जी, ललिता जी, रीमा यादव जी, सुनीता तिवारी जी, अमरेश यादव जी, मीनू यादव जी, नसीम फातिमा जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं वो, इस बात का द्योतक है सर कि ब्याज की दर को मुद्रापूर्ति बढ़ा करके और नीचे नहीं लिया जा सकता है। किसकी याद आनी चाहिए? ये किसकी याद आनी चाहिए? ये आपके किंग्स साहब की तरलता जाल की कंडीशन याद आनी चाहिए। तरलता जाल के अंतर्गत क्या कहा गया? यही तो किंग्स साहब ने कहा कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ाई जा रही है तो क्या होगा, एक निश्चित सीमा तक ब्याज की दर में कमी आएगी, लेकिन उस सीमा के बाद ब्याज की दर और नीची नहीं हो सकती है। तो ये किसने कहा था सर? ये किंग्स साहब ने अपने तरलता पसंदगी सिद्धांत के अंतर्गत कहा था। अगला, बैंक दर से अभिप्राय है, बच्चों वाला प्रश्न है। जो लोग नए जुड़े हैं वो बताइएगा, पुराने वाले तो बता ही देंगे, पुराने वाले बता देंगे, है ना? पुराने वाले तो पक्का बता देंगे। बैंक दर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, सीधी सीधी बात है, ये है हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई। ये है दोस्तों व्यापारिक बैंक। ये क्या है? ये है व्यापारिक बैंक, ठीक है, या वाणिज्यिक बैंक जिससे हम लोग लेन देन करते हैं, ठीक है। और ये रहे दोस्तों हम लोग, अर्थात हम और आप, मतलब जनता। तो जब आरबीआई क्या करेगा, व्यापारिक बैंकों को ऋण देगा, तो इस पे जो वो वसूल जो दर वसूल करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दोस्तों ब्याज दर, सॉरी बैंक दर। वो क्या कहलाएगा? बैंक दर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर जो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है तो जो दर प्राप्त करता है आरबीआई उसे बैंक दर बोलते हैं। और जब आप व्यापारिक बैंकों से ऋण लेते हैं, अर्थात हम और आप ऋण लेते हैं, तो उस पे जो दर लगता है उसे ब्याज दर बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्याज दर की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग का संबंध एसबीआई से होता है, हम लोग का संबंध जो होता है एचडीएफसी बैंक से होता है, हम लोगों का संबंध मतलब व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंकों से होता है। लेकिन जो व्यापारिक बैंक होता है वो लेन देन किससे करता है? आरबीआई से करता है। तो अगर जो आरबीआई ऋण दे रहा है व्यापारिक बैंक को, तो जो जिस दर पे ऋण दे रहा है उसे बैंक दर बोला जाएगा। और यहीं पे अगर जो अल्पकाल की बात कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? रेपो रेट हो जाएगा, रेपो रेट हो जाएगा। और रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा कि जब आरबीआई ऋण लेगा व्यापारिक बैंक से, तो अगर जो आरबीआई अल्पकालिक ऋण व्यापारिक बैंकों को देता है तो जो दर प्राप्त करता है वो होता है रेपो रेट। और जब व्यापारिक बैंक ऋण देगा आरबीआई को, तो व्यापारिक बैंक जो आरबीआई से दर लेगा उसे बोलते हैं दोस्तों क्या? रिवर्स रेपो रेट। और बैंक दर का मतलब सीधा सीधी इतना है कि यहाँ पे अल्पकाल की बात नहीं होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंक को दिए गए ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर, बिल्कुल ठीक। अगला, इतना आसान है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स इतना आसान है कि आप समझ गए तो भाई मजा है। बस इकोनॉमिक्स को एक बार समझ गए ना भाई, और मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने कोई बहुत अच्छा पुण्य किया होगा कि इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट आपको मिला है। यार यहाँ कुछ कुछ चीजें बस आपको सीख जानी है और आपकी जिंदगी में जो चीजें होती हैं उसको क्या कर लेनी है? अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, जैसे हमें क्या पढ़ते इकोनॉमिक्स में यही तो पढ़ते हैं ना कि कीमतों में अगर जो वृद्धि होती है तो वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। इसमें कौन सा सुपर ट्रिक है भाई? ये तो बचपन से हम लोगों ने सीखा है। मम्मी कहती थी ना, 20 रुपए देती थी, कहती थी कि जाओ, अगर 40 रुपए देती थी मान लीजिए, कहती थी कि अगर जो टमाटर 40 रुपए किलो मिलेगा तो 1 किलो लाना, और अगर जो 80 रुपए किलो मिलेगा
तो आधा किलो लाना। तो आप रटते हुए जाते थे ना कि मम्मी ने कहा है कि 40 रुपए किलो होगा तो 1 किलो लेंगे, अगर जो 80 रुपए किलो होगा तो आधा किलो लेंगे। ये पूरा रास्ता भर क्या करते थे, मुट्ठी में पैसा डाल के रटते हुए जाते थे ना। तो भाई यही तो बात है, मम्मी भी यही तो समझाती थी कि हाँ भाई देखो, अगर जो टमाटर महंगा होगा तो कम खरीदना, और अगर जो टमाटर सस्ता होगा तो ज्यादा खरीदना। अगर जो टमाटर की कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी, तो भाई कम खरीदना, और अगर जो टमाटर की कीमत कम होगी तो ज्यादा खरीदना। यही तो होता था। तो इसमें कौन सा सुपर ट्रिक है भाई? तो जितने यही तो बताता है मांग का नियम। अगला प्रश्न चलिए, कि आय के बजाय व्यय व्यक्ति की कर देय योग्यता का अच्छा मापक है, ये बात किस अर्थशास्त्री ने कहा था? ये अच्छी सी बात है, ये कॉल्डर साहब ने कहा कि देखिए, लोगों की जो आय हो रही है ना, उससे उस पर टैक्स मत लीजिए, जब लोग व्यय कर रहे हैं उस पर टैक्स लीजिए। मतलब जब लोग आय अर्जित कर रहे हैं तो उस पर टैक्स मत लीजिए, जब लोग भोजन पे व्यय करेंगे तो क्या करेंगे, तब होटल पे व्यय करेंगे, भोजन पे व्यय करेंगे, ठीक है, जब वस्तुएं खरीदेंगे तो वहां पे आप टैक्स ले लीजिए उनसे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, ऐसा होता था, बिल्कुल बात सही। ठीक है, तो आप लोग अगर जो बचपन में सब्जी लाने गए होंगे तो क्या हुआ होगा, अक्सर पता है कहाँ फंसे होंगे, धन अक्सर लहसुन, मिर्चा और धनिया और अदरक खरीदने में फंसे होंगे, और तो सब ठीक रहता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न में से किसका संपूर्ण भार एकाधिकारी पर होगा। एकाधिकारी पे संपूर्ण भार किसका होगा भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या हो बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए सर, जो एकाधिकारी होता है ना, वो अकेला उत्पादक होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है, और जो विक्रेता होता है ना, उसी के ऊपर टैक्स लगता है भैया। तो इस पे क्या लगेगा, एक मुश्त कर लगेगा, अर्थात आप बेच रहे हैं तो आप ही के ऊपर तो टैक्स लगाया जाएगा। आप बेच रहे हैं तो आप, चूंकि आप उत्पादक हैं, आप ही विक्रेता हैं, तो जब आप लाभ कमाएंगे तो टैक्स भी तो आप ही देंगे ना सर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब एक मुश्त कर में क्या होता है, जो लाभ कमा रहा है ना वही टैक्स देगा, जो लाभ कमा रहा है वही टैक्स देगा। अगला, राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम रहती है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। तो राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन ये नहीं है भैया कि राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा के परिणाम को प्रभावित करता है। नहीं भैया, राजकोषीय नीति क्या होता है, सर राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या करता है कि सरकार ये इस बात को एश्योर करता है कि हमें आय कहाँ से प्राप्त करनी है और हमें व्यय कहाँ पे करना है। ठीक है, तो राजकोषीय व्यय क्या होता है दोस्तों, राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या होता है, सरकार के आय और व्यय को प्रदर्शित किया जाता है कि मतलब सरकार आय कहाँ से प्राप्त कर रही है, सरकार व्यय कहाँ से प्राप्त कर रही है। मुद्रा के परिमाण अर्थात मुद्रा के मूल्य या कीमत स्तर से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, सीधा सीधी बस बात इतनी सी होती है राजकोषीय नीति के अंतर्गत कि सरकार को आय प्राप्त करनी है। तो सरकार आय कहाँ से प्राप्त करती है, कर के माध्यम से, कर के माध्यम से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से। या गवर्नमेंट क्या करती है, ऋण ले लेती है, आंतरिक या बाह्य ऋण ले लेती है, और व्यय कहाँ पे करती है, हमारे देश की आधारभूत संरचना पे। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, इन सारी चीजों पे व्यय करती है। अगला प्रश्न, कि भारत की केंद्रीय सरकार के बजट में मूल घाटे का अर्थ है। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं जो अर्थ, मैं समझता हूँ कि आप अर्थशास्त्र को ठीक तरीके से समझते हैं। क्या पूंजीवाद जो है, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, मतलब अगर जो हम आपसे ये कहें कि 100%
संपूर्ण रूप से क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? तो आप क्या उत्तर देंगे, हाँ देंगे या ना देंगे? जैसे हम कहते हैं ना कि अमेरिका जो है, अमेरिका हो गया, चाहे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये पूंजीवादी यहाँ पे ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे उत्पादन के साधनों पे क्या होता है, उत्पादन के साधनों पे स्वामित्व जो होता है वो निजी पूंजीपतियों का होता है। उत्पादन वो करते हैं और कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियों के आधार पे होता है, अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है। तो क्या 100% कहा जा सकता है क्या कि अमेरिका जो है वह एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? कमेंट करके यस नो में बताइएगा सर, यस नो में बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, यस नो में बताइएगा, बहुत समझदारी से बताइएगा सर। तो क्या उत्तर आ रहा है कि भारत की केंद्रीय सरकार के बजट के मूल घाटे का अर्थ क्या है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जितने लोग भी बोल रहे हैं राजकोषीय घाटा, भारत की केंद्रीय सरकार के बजट में मूल घाटे का अर्थ क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, और ये क्या होता है भैया? ये होता है प्राथमिक घाटा, प्राथमिक प्राथमिक घाटा। और प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, उसमें से माइनस कर देंगे ब्याज भुगतान। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि भारत की केंद्रीय सरकार के बजट घाटे में जो मूल घाटा, ये नहीं पूछ रहा कि बजट घाटा क्या है, बजट घाटे में भी जो मूल है, बजट घाटे में जो मूल है, अर्थात जो बजट घाटा हो रहा है। अब आप तो बजटीय घाटा तो बता दे रहे हैं कि ठीक है सर जी, कुल आय और कुल व्यय का अंतर ही तो बजटीय घाटा होता है, लेकिन बजटीय घाटे में सबसे मुख्य क्या है? तो सबसे मूल या सबसे मुख्य घाटा जो होता है वो प्राथमिक घाटा होता है, और जो प्राथमिक घाटा होता है इज इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो एक बात समझ लीजिएगा दोस्तों, ये बात तो कहा जाता है कि जितने लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि हाँ सर अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन 100% सही नहीं है। क्यों 100% सही नहीं है? क्योंकि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों पे निजी स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन अमेरिका में दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, वहां पे भी तो चुनाव होता है, वहां पे भी तो सरकारें बनती हैं। तो भैया अगर जो चुनाव हो रहा है, गवर्नमेंट बन रहा है, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो हस्तक्षेप करेगा ही ना। और अगर जो आंशिक रूप से भी वो हस्तक्षेप कर रहा है, इसका मतलब कि क्या है, सारी चीजें पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि जब भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब भारत जो है, वो जब भी व्यापार करने जाएगा अमेरिका से, तो सबसे पहले इंटरवेन कौन करेगा? वहां की गवर्नमेंट प्रशुल्क लगाएगी, कोटा निर्धारित करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? जब करेगी भैया, तो काय का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो, है कि नहीं है? तो इस बात को समझिए। क्या उत्तर होगा भाई? इस संगम योजना का शुभारंभ हुआ था, संगम योजना का शुभारंभ कब हुआ था भाई? 1996, 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो हुआ था दोस्तों, वो क्यों हुआ था? जो ग्रामीण क्षेत्र में विकलांग हैं, उन विकलांगों की सहायता के लिए संगम योजना की शुरुआत जो है वो 1996 के अंतर्गत हुई थी। और इसमें जो विकलांग थे उनको 15,000 रुपए की सहायता राशि प्रोवाइड कराई गई। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप सीधा सीधी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे कि स्वच्छ नदियों को स्वच्छ रखने हेतु। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, संगम योजना की जो शुरुआत होती है वो 1996 में होती है। जो जो विकलांग हैं और जो ग्रामीण इलाके के विकलांग हैं,
उन लोगों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि भारत में वस्तु मजदूरी मॉडल का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया? किसने किया भाई? बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? हम्म कि भारत के लिए वस्तु मजदूरी मॉडल किसने प्रतिपादित किया? किसने किया भाई? वस्तु मजदूरी मॉडल। हम्म तो क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो वस्तु मजदूरी मॉडल किसने दिया था? ये भैया हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं। वो कौन है? प्रोफेसर सी एन वकील एवं प्रोफेसर पी आर ब्रह्मानंद। इन लोगों ने ये कहा कि भैया देखिए, सीधी सीधी बात है कि आप क्या करिए, कि आप मजदूरी लीजिए और मजदूरी के एवज में आप क्या करिए, श्रमिक को क्या करिए, वस्तु प्रदान करिए। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि गांव में क्या होते थे, जब मजदूर आते थे, श्रमिक आते थे, तो हम लोग के घर वाले क्या करते थे, उनको गेहूं दे देते थे, उनको चावल दे देते थे, उनको क्या दे देते थे, उनको तेल दे देते थे, ताकि वो क्या कर सके, कम से कम भोजन कर पाए, और साथ ही साथ में वो हम लोग पैसा भी दे दिया करते थे। और बहुत सारे मजदूर ऐसे आते भी, आज के भी समय में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो बिहार से उत्तर प्रदेश आते हैं या हरियाणा जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया बस हमको चावल दे दीजिए, हम आपके यहाँ काम कर लेंगे। क्यों चावल मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं कि भैया उनके यहाँ क्या है, कोसी नदी है, वो हर साल अपने उफान पे आ जाती है, उन क्षेत्रों में चावल होता ही नहीं है, और बेचारे चावल खाने के लिए तरस जाते हैं। तो कहते हैं भैया हम मजदूरी नहीं लेंगे, हम इतना काम करेंगे, इतना चावल हमको दे दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश हरियाणा में जो भी मजदूर बिहार से आते हैं, वो ऐसा काम अभी भी करते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, जो केवल इंटरनेट पे है उसको तो लग रहा होगा कि दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, सब ठीक है, भारत में कहीं कोई समस्या ही नहीं है। बहुत समस्या है भैया, अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं अभी भी। कि एक निश्चित अवधि में एक देश और शेष विश्व के मध्य हुए लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? हम्म बी सभी लोग बोल रहे हैं, भुगतान शेष की बात कर रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। और कोई? जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, कि देखिए एक निश्चित अवधि में एक देश और देश विश्व के मध्य लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं भैया? इसको बोला जाता है भुगतान शेष। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। जैसे ये हमारा देश भारत है, भारत जो है चीन के साथ भी लेन देन कर रहा है, भारत अमेरिका के साथ भी लेन देन कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, रूस के साथ भी लेन देन कर रहा है, कनाडा के साथ भी लेन देन कर रहा है, इटली के साथ भी लेन देन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि भारत विश्व के अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के साथ लेन देन कर रहा है, और इसी के वार्षिक वित्तीय विवरण को उस देश का भुगतान शेष कहा जाता है। अगला, कि निर्यात स्वर्ण निर्यात बिंदु बराबर होता है, स्वर्ण निर्यात बिंदु बराबर होता है, स्वर्ण निर्यात बिंदु बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर।
तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि देखिए सर, स्वर्ण निर्यात बिंदु इज इक्वल टू क्या होता है, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सर टकसाली समता दर प्लस परिवहन लागत। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और यह विदेशी विनिमय दर की उच्चतम सीमा को दर्शाता है तथा स्वर्ण आयात बिंदु विदेशी विनिमय दर की न्यूनतम सीमा को दर्शाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, इसका मतलब कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, योगदान होना चाहिए भूमिका की जगह, बस ज्यादा क्लियर कर दे। क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आईसीआईसीआई की स्थापना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो विश्व बैंक है ना, वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया किसकी स्थापना में, आईसीआईसीआई की स्थापना में। और ये क्या है भैया, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश लिमिटेड। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना होती है सर, ये कब होती है, ये 1955 में होती है। और ये क्या करता है, ये जो है दोस्तों वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। कैसा ऋण, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन ऋण का मतलब कि ऐसा ऋण जो क्या हो जाएगा, 20 साल से ज्यादा के लिए लिया जाएगा। अगला, अगला, अवमूल्यन के उद्देश्य, अवमूल्यन का उद्देश्य किसकी ओर क्या करता है, संकेत करता है। एक देश अवमूल्यन क्यों करता है भैया, एक देश अवमूल्यन क्यों करता है, एक देश अवमूल्यन क्यों करता है, जब कोई राष्ट्र अवमूल्यन करता है तो उस राष्ट्र का जो बाह्य मूल्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है, बाह्य मूल्य कम हो जाता है, बाह्य मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बाह्य मूल्य कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस देश में क्या होंगे कि भारतीय देश मतलब अगर जो मान लीजिए कि भारत अवमूल्यन कर रहा है, तो भारत अवमूल्यन कर रहा है तो भारत की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाएगा। तो जब भारत निर्यात करेगा तो इसके प्रोडक्ट विश्व में क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। और जब कीमतें गिरेंगी तो इसका मांग बढ़ जाएगा, और मांग बढ़ जाएगा तो भैया हम निर्यात ज्यादा करने लगेंगे। तो निर्यात प्रोत्साहन के लिए देश क्या करता है, अवमूल्यन करता है, अर्थात अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में बेचने के लिए गवर्नमेंट अवमूल्यन का सहारा लेता है। अर्थात हमारी मुद्रा का बाह्य मूल्य कमजोर होता है, जिससे विश्व के अन्य देशों में क्या होता है कि हमारी वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है और हमारी प्रोडक्ट क्या होती है, मार्केट में ज्यादा बिकने लगती है। अगला प्रश्न ये रहा कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार होता है। दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आवश्यक रूप से एडमिशन जरूर ले लीजिए, आपको सब कुछ कवर कराया जा रहा है, कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एक बार हमसे जुड़ते हैं तो आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाएगा। आप नीचे दिए गए नंबर पे एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप सभी लोग बोल रहे हैं कि सर जी ये होगा, मूल बिंदु के अवतल होता है, बिल्कुल बात सही है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है, तो किसी भी देश द्वारा उत्पादन के समस्त साधनों के अनुकूलतम प्रयोग द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसी को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। और ये मूल बिंदु के क्या होता है, अवतल होता है। मतलब कैसा होता है भैया, ऐसा होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, फिशर के अनुसार मुद्रा की कुल पूर्ति है। फिशर का समीकरण क्या बताता है भैया, फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या बताता है, एम बी इज इक्वल टू पी टी। क्या बोलते हैं कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ती है तो कीमत स्तर 2 गुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा।
यही तो थियरी बताए, कौन सी सुपर ट्रिक बता दिए। लेकिन वो जब बताए तो सोचिए उनके पास कितना ज्ञान होगा, है ना। अब तो हम लोग के लाइफ में वही चीजें अप्लाई होती है, तो मतलब उन्होंने तो वो तो भविष्य बता करके चले गए। फिशर साहब क्या बता दिए, भविष्य बता करके चले गए। रिकार्डो साहब भी भविष्य बता करके चले गए। रिकार्डो साहब ने कहा कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब सारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, मंदी की चपेट में आ जाएगी, क्योंकि उत्पादन करने योग्य भूमि ही नहीं बचेगी। वो आज हो, 500 साल बाद हो, 5000 साल बाद हो, 5 लाख साल बाद हो, लेकिन 100% वो होगा। जो माल्थस ने कहा वो होगा, जो रिकार्डो ने कहा वो होगा। ये लोग तो भविष्य बता के गए, फिशर ने जो कहा वो होगा, ये तो भविष्य बता करके चले गए भाई। चलिए, इसीलिए इन लोगों को हम पढ़ते हैं, इसीलिए इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकी पुस्तक थी। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं आंख कमजोर हो गई क्या भैया, ये एम भी डैश, ये थोड़ी बात करते भैया। मूल समीकरण ये था, ये मूल समीकरण एम बी इज इक्वल टू पी टी था, फिर संशोधित करके एम डैश भी डैश इज इक्वल टू क्या कर दिया, पी टी कर दिया, यही तो किया ना। और इसमें क्या कर दिया, एम भी प्लस एम डैश भी डैश। तो ये कैसे हो जाएगा, ये जो लोग ये बता रहे हैं यहाँ पे डैश दिया गया है, अरे भाई कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये गलत है ना। ये होगा एम भी प्लस एम डैश भी डैश। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने शायद ये डैश वाले चिन्ह को नहीं देखा होगा, तो इस वजह से वो गलत कर रहे हैं। तो पेपर में भी देख लीजिएगा दोस्तों कि गलत नहीं करना है, ठीक है। पीटी क्या दर्शाता है, पीटी ये जो है ये समग्र मांग को दर्शाता है, समग्र मांग को दर्शाता है। और एम भी क्या दर्शाता है, ये सर दर्शाता है सर समग्र पूर्ति को, तो ये पूर्ति को दर्शाता है और ये मांग को, ठीक है। सी दिस इज द राइट आंसर। अगला कि विस्फीति उस स्थिति को कहते हैं जिसमें निम्नलिखित दोनों पाए जाते हैं। जैसे मुद्रास्फीति एक होता है, और क्या होता है भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक होता है मुद्रास्फीति और दूसरा क्या होता है, अवस्फीति। तीसरा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पेपर में देख लीजिएगा सर, देखिए कितने लोग कंफ्यूज, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बोला हूँ, मैं ये बात आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बोला हूँ। देखिए ये वही स्टैगफ्लेशन की ही बात कर रहा है, स्टैगफ्लेशन की ही बात कर रहा है। अगर जो अर्थव्यवस्था में क्या होता है और सतत रूप से क्या होता है, ठीक है, सतत रूप से अगर जो बेरोजगारी आती है और सतत रूप से उत्पादन का स्तर घटता है, तो इसे ही क्या हम बोलते हैं, इसे ही तो हम बोलते हैं भैया स्टैगफ्लेशन। अगर जो सतत रूप से बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, तो जब बेरोजगारी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है भैया कि उत्पादन का स्तर कम हो रहा है। और जब उत्पादन का स्तर कम हो रहा है, इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ रही है। तो यहाँ पे जो होने वाला है जो दोस्तों, ये मुद्रा प्रसार दे दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सतत बेरोजगारी के साथ क्या होना चाहिए, मंदी की अवस्था आनी चाहिए, सतत उत्पादन में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो जितने लोग भी डी जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे, एक सेकेंड, सतत बेरोजगारी और मुद्रा प्रसार यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब ये है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। देखिए मैं मिस कर रहा था, वस्तुओं की क्या हो रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है, कीमत में वृद्धि हो रही है। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में क्या हो रही है, देखिए ध्यान से समझिए, एक दो शब्द मैंने इधर उधर बोल दिया, इस वजह से हो सकता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाए। मैंने ये बोला आपसे कि जो स्टैगफ्लेशन होता है, इसमें सतत रूप से बेरोजगारी बढ़ती है, एट द सेम टाइम कीमतों में भी वृद्धि होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में महंगाई आती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में अगर जो सतत रूप से
महंगाई बढ़े अर्थात वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो और बेरोजगारी बढ़े तो इसे ही क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टैगफ्लेशन की स्थिति बोलेंगे। तो बेरोजगारी जब बढ़ेगी दोस्तों तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, लोग बेरोजगारी कैसी बढ़े, जब कीमतों में वृद्धि होगा, देखिए जब कीमतों में वृद्धि होगा तो लोग मांग कम करेंगे, मांग कम करेंगे तो उत्पादन का स्तर कम होगा, और जब उत्पादन का स्तर कम होगा तो बेरोजगारी भी आने लगेगी। तो वही बात ये बोल रहे हैं। अगला, पूर्ण रोजगार के अंतर्गत मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से क्या होगा, अगर जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है अर्थात जितने भी प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है उनका संपूर्ण रूप से प्रयोग करके हम उत्पादन के स्तर को अधिकतम कर पा रहे हैं, तो फिर भी ऐसी स्थिति में अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगा तो इससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, चलिए भैया बताइए। बिल्कुल ठीक है। तो आप कहिए ना कि सर जी छोटी सी बात है, अगर जो पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है और मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है तो अब लोग क्या करेंगे, विलासित इनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगा तो क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो विलासिता की वस्तुएं हम खरीदने लगेंगे, कहेंगे एरोप्लेन खरीद लेंगे, कहेंगे ना, कहेंगे हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, कहेंगे कि भैया क्या करें मर्सिडीज खरीद लें, कहेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में कीमतों में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि आपकी क्रय शक्ति बढ़ रही है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, इसका सीधा सीधी मतलब है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार हो रहा है, सबके पास मुद्राएं आ रही हैं, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोग मांग बढ़ाएंगे, मांग बढ़ाएंगे तो क्रय शक्ति बढ़ेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगा तो जब आप ज्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे तो कीमतों में भी वृद्धि होगी। अगला प्रश्न ये रहा, कौन सी कौन मुद्रा की पूर्ति का भाग नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो मुद्रा की पूर्ति का भाग नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा है जो मुद्रा नहीं है, एक तरीके से मतलब मुद्रा की पूर्ति का भाग नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत दोस्तों उन चीजों को शामिल किया जाता है जो क्या होते हैं, अचर होते हैं। अचर मतलब क्या, जो समय समय पे क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत जो दोस्तों होता है बचत, ये क्या होता है, बचत जो होता है वो अचर नहीं होता है, ये चर होता है। क्यों होता है, क्योंकि भैया अगर जो 100 रुपए आप बचा करके अपने पास रखे हैं और आज से 20 साल बाद भी उस 100 रुपए को निकालेंगे अपने जेब से तो वो 100 रुपए रहेगा, उसमें कमी या ज्यादा नहीं होगी। लेकिन निश्चित समय में व्यय योग्य स्टॉक की बात करें तो ये चेंज होता रहता है, मुद्रा का चलन वेग भी चेंज होता रहता है और साख भी जो होता है दोस्तों इसमें भी चेंजिंग देखने को मिलती रहती है। तो मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत बचत को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला, संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को सम्मिलित किया था किसने, चलिए भैया मानवीय संपत्ति को किसने बताया था, चलिए तो मानवीय संपत्ति की बात करें, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, फ्रीडमैन, फ्रीडमैन साहब ने ये कहा कि देखिए भैया हमको मानवीय संपत्ति को मजबूत करने की जरूरत है, अर्थात लोगों की कार्य कुशलता बढ़ाने की जरूरत है, लोग जो हैं वो अधिक दक्ष हो, लोग कार्य कुशल हो, लोग दक्ष हो, लोगों की मानसिक स्टेटस अगर मेंटल स्टेटस अगर जो लोगों की बेहतर होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बाद में चल करके जब लोग शिक्षित होंगे, अच्छे पोषक पदार्थ लेंगे तो बाद में चल करके मेंटल स्टेटस जब उनका ठीक होगा तो उत्पादन का स्तर क्या क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के सेशन में इतना ही, बाकी के बचे प्रश्न को कल करेंगे हम लोग। और आप कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए, और कहीं भी जाइएगा नहीं,
थोड़ा देर हम लोग बात करेंगे, कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप फंसेंगे। 60% क्वेश्चन चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कर लेंगे, लेकिन बचे जो 40% प्रश्न होते हैं वही सिलेक्शन दिलाते हैं। तो आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कंप्लीट आपको दोस्तों नोट्स दिए जा रहे हैं। एक तरफ आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ आप नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए, ताकि आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए, ताकि पीछे की चीजें भूले भी नहीं। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज दीजिए, समय समय पे टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्यूशन करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर गलत हो रहा है, क्या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर गलत हो रहा है, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत गलत हो रहा है, क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गलतियां हो रही हैं या मुद्रा बैंकिंग में गलतियां हो रही हैं। जहां पे भी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को सुधारिए, फिर नेक्स्ट क्या करिए, नेक्स्ट टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे आपको ये बात समझ में आए कि अ, आपके एग्जाम के का लेवल कैसा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक करंट भी कवर कराए जाते हैं। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। हमारी सारी बैचेज इकोनॉमिक्स के उपलब्ध है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, कहीं की भी बात करें। सारी चीजें सारे बैच उपलब्ध हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कोर्स वहां पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। या डायरेक्ट नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सॉरी बिहार टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, एलटी ग्रेड और अन्य सभी परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो सिंपली आपको एडमिशन लेने के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, 9415 863 873 पे, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।